हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में, जहां आज हम फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो है इंट्रोडक्शन हम लोग दे चुके थे कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आज हम पहले चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर ही है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स। उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, उसका स्कोप पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे जो भी है अभी पढ़ना है, तो मेनली जान लेते हैं ये बुक जो है कहाँ आपको मिलेगी। बुक जो है आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ये बुक खरीद सकते हैं, ठीक। तो आते हैं अपने चैप्टर पे। पहला चैप्टर आपका ही है फार्माकोथेरेपेटिक्स, भेषज चिकित्सा विज्ञान। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसमें हमको पढ़ना है फार्माकोथेरेपिटिक्स का डिफिनीशन पढ़ना है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं और इसका स्कोप पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें हमको आगे चलकर डिस्कस करना है। बाद में रोटेशनल यूज ऑफ ड्रग, ये सभी चीजें डिस्कस करना है। तो पहले जानते हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स होता क्या है, भेषज चिकित्सा विज्ञान होता क्या है, ठीक है। वो चीज जानते हैं। फार्माकोथेरेपिटिक्स में होता क्या है, इसमें जो होते हैं दवाएं जो होती हैं किसी बीमारी के लिए यूज की जाती हैं, और तो और उसमें दवा का यूज करने का सही तरीका और कितनी बार लेना है, या क्या उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट रहेंगे, तो ये सभी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं हम डिफिनीशन। तो हम आते हैं हम डिफिनीशन पे। फार्माकोथेरेपेटिक्स जिसको बोलते हैं भेषज चिकित्सा विज्ञान। तो डिफिनीशन की बात करते हैं तो फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है एक ब्रांच है मेडिसिन की, जिसमें हम डील करेंगे विद एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग और प्रोवाइडिंग सिंपैथोमेटिक रिलीफ टू अ पेशेंट। मतलब कि पेशेंट के ट्रीट या क्योर होने के लिए या प्रोवाइडिंग सिंपैथोमेटिक रिलीफ देने के लिए बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी या कोई ड्रग देके या ट्रीट करने के लिए जब हम कोई ड्रग देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ किसी पर्पज के लिए देते हैं कि सिंपैथोमेटिक रिलीफ मिले या फिर उसका जो डिजीज है वो क्योर हो जाए पूरी तरह से। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए ये थेरेपी दी जाती है, या फार्माकोथेरेपेटिक्स का उसी में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स इज द यूज ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट, ट्रीट, डायग्नोस डिजीज एंड चेंज टू द नॉर्मल फंक्शन। फार्माकोथेरेपेटिक्स में जो होता है ड्रग जो दी जाती है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो डिजीज हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए, या इसे उस डिजीज को डायग्नोस करके कि उस डिजीज में क्या 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 दिक्कत है, ठीक है, डायग्नोसिस करके तब उसको उस ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। और तो और जो नॉर्मल फंक्शन रहते हैं, जो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है, उसको जो अल्टर हो जाती है उसको सही करने के लिए ये फार्माकोथेरेपी की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फार्माकोथेरेपिक्स इट इंक्लूड रेशनल एंड इंपेरिकल फार्माकोथेरेपिटिक्स। इसमें उचित और अनुभवजन्य भेषज चिकित्सा शामिल हैं। पहला है रेशनल फार्माकोथेरेपिटिक्स, इसको बोलते हैं उचित भेषज चिकित्सा, ठीक है। इट रिफर्स टू द रेशनल यूज ऑफ ड्रग एंड इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन। मतलब कि ये जो चिकित्सा होती है इसमें हम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ड्रग का वो हमें पहले से ही ज्ञात होता है, ठीक है। तो वो रोटेशनल फार्माकोथेरेपेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। एड्रेनलिन इज यूज्ड टू ब्रोंकियल अस्थमा एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेल नोन। मतलब कि जो ब्रोंकियल अस्थमा रहता है उसमें हम एड्रेनलिन जो दवा देते हैं, तो पहले से हमको एड्रेनलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरी तरह से पता होता है कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। उस डिजीज को क्योर करने में कैसे ये मदद करेगा, ये चीज हमको पहले से ही पता होती है, ठीक। उसके बाद दूसरा है इंपीरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब कि आनुभाविक भेषज चिकित्सा। इसमें क्या होता है, यह किसी विशेष बीमारी में दवा के उपयोग को संदर्भित करता है, लेकिन इसकी क्रियाविधि जो होती है ज्ञात नहीं होती। मतलब कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो पहले से ज्ञात नहीं रहता है, ठीक है। तो ये इंपेरिकल फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाती है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको कोल्चिन्स वाज यूज इन गाउट बट इट्स एक्शन वाज नॉट नोन। जो कोलिचिन है, गाउट जो एक डिजीज होती है जो कि जोड़ों का एक डिजीज है, जो बोन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें कोलिचिन्स जो होता है एक ड्रग है, क्रूड ड्रग्स है, उसको दिया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, बट उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो नॉट नोन रहता है। मतलब कि वो अननोन रहता है, वो पता नहीं होता पहले से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स के स्कोप की। फार्माकोथेरेपिटिक्स जो पढ़ने से किस क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा, ये चीज अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्कोप की बात करते हैं। फार्माकोथेरेपिटिक्स का स्कोप या क्षेत्र, किस क्षेत्र में इसको पढ़ने से लाभ रहेगा। तो पहला आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी सुन के आप लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि जब जैसे सुने होंगे कि आपको कैंसर उनको हुआ है, उनको कैंसर हुआ तो क्या होता है, कीमोथेरेपी चलता है, एक लंबा इलाज चलता रहता है, जो कि कुछ समय या कुछ ड्यूरेशन के बाद बुलाया जाता है, तो ये कीमोथेरेपी होती रहती है। ये मेनली उसी के लिए होती है, ये फार्माकोथेरेपिटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला इसमें क्या है, कीमोथेरेपी में सिस्टमिक इंफेक्शन या मेलिंजेंसी are treated using particular drug having selective toxicity for the infecting organism malignant cell। देखो इसमें क्या, कीमोथेरेपी में क्या होता है, कोई इसे इंफेक्शन होता है या मेलिंजेंसी होती है या कैंसर रहित जो
इसमें कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इसमें कुछ ड्रग जो सेलेक्टिव ड्रग होती हैं जो कि उस टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए यूज की जाती हैं, वो कीमोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, इट हैज नो और मिनिमल इफेक्ट ओवर द होस्ट सेल, मतलब कि इसका जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही मिनिमम रहेगा, मतलब कि जो जिस पे कर रहे हैं। ठीक है, दैट दिस इज मैकेनिज्म अंडरटेकन कीमोथेरेपी, या जो इसकी मैकेनिज्म होती है ये अंडर कीमोथेरेपी के अंतर्गत आती है। मेनली हम कीमोथेरेपी की अगर बात करते हैं तो कीमोथेरेपी एक लंबा चलने वाला इलाज, मतलब कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने के लिए चलने में ये इलाज होता है। मेनली इसका हम कैंसर की जो थेरेपी की जाती है उसमें कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। इसमें कुछ सेलेक्टिव ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे अंदर जो टॉक्सिक जो सेल रहती हैं या टॉक्सिसिटी रहती है उसको दूर करने या उसको नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है कीमोथेरेपी। उसके बाद आती है टॉक्सिकोलॉजी। अब बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी को बोलते हैं विष विज्ञान। यह एक साइंस है जिसमें हम डील करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन, जिसे हम टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन की हम स्टडी करते हैं, वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। पॉइजन लीड टू हार्मफुल, डेंजरस और फेटल सिम्टम्स इन एनिमल एंड ह्यूमंस। पॉइजन तो सभी लोग अब जानते होंगे कि एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, सभी के लिए हानिकारक है, बॉडी पर एक लीथल इफेक्ट या हार्मफुल या डेंजरस इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो उसी चीज का डिस्कस करेंगे कि कैसे, जैसे कोई किसी ने पॉइजन ले लिया है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या उसकी फिजियोलॉजी रहती है जब पॉइजन लेते हैं। तो ये चीजें इसी में डिस्कस करते हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स में। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मतलब कि नैदानिक औषधि विज्ञान। इसमें क्या है, द ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मतलब कि नैदानिक परीक्षणों का संचालन। इसमें क्या होता है, ये जो ड्रग्स रहती हैं, जैसे कि कुछ ड्रग की रिसर्च की गई या डिस्कवरी की गई, उसमें क्या होता है उसके बाद कुछ ट्रायल होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे नहीं, कोविड की वैक्सीन आई थी तो कहते हैं पहले क्लिनिकल ट्रायल होगा, उसके बाद आप लोगों के पास ये ड्रग आती है, कोई भी ड्रग आती है वो बाद में आती है। तो वही चीज इसमें है कि ये जो ड्रग रहती हैं उसके जो कि इसमें क्या होता है, कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में जो ड्रग रहती हैं उनको जल्द से मार्केट में पेश करना होता है, जल्द से मार्केट में लाना होता है। तो उसके जो फेज 1, फेज 2 जो होते हैं उसके पहले से इंट्रोड्यूस कर दिए होते हैं, उसके बाद इसको मार्केट में लाया जाता है। दूसरा है कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडी, मतलब कि अनुसंधान अध्ययन का संचालन, मतलब कि स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक ऑफ ड्रग विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक स्टडी रहती हैं, जैसे कि किसी ह्यूमन पर कौन सी ड्रग कैसे काम कर रही है, या कह ले कि कैसे काम कर रही है, तो वो चीज जो होती है मार्केट में पहले से ही अवेलेबल होती है, जो ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात करते हैं उसके अंतर्गत आता है। फिर चौथा आपका पॉइंट आता है हेटेरोजेनिक डिजीज काज्ड बाय डॉक्टर। हेटेरोजेनिक डिजीज मतलब कि चिकित्सा जन्य रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये डॉक्टर के जरिए आपको ये डिजीज आपके हो जाती है, कॉज हो जाती है। ठीक, क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसी डिजीज रहती हैं जिनको ट्रीट करने के साथ ही कोई दूसरी डिजीज आपको हो जाती है, तो ये हेटेरोजेनिक डिजीज कहलाती हैं। जिससे इसमें दिया हुआ है समटाइम्स सम डिजीज कैन बी इंड्यूस्ड अननोनली बाय मेडिकल प्रोफेशनल व्हेन दे प्रिस्क्राइब ड्रग फॉर सम अदर अंडरलाइंग डिजीज, सच डिजीज आर नोन एज हेटेरोजेनिक डिजीज। मतलब कि हेटेरोजेनिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि कभी कभी अननोनली, मतलब कि बिना जाने वो इंड्यूज हो जाती हैं, या फिर से स्टार्ट हो जाती हैं कि उनको, आपको पहले से एक शुगर की डिजीज है लेकिन आपको दूसरी कुछ इलाज चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपको जो फिर से शुगर वाले सिम्टम दिखने लगते हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है कि ये डॉक्टर के जरिए जो ड्रग्स डिजीज आपको होती है तो उसे ही हेटेरोजेनिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, सम क्रोनिक हेटेरोजेनिक डिजीज आर गिवन इन टेबल। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो देखते हैं। हेटेरोजेनिक डिजीज कॉजेस। हेटेरोजेनिक डिजीज तो आप लोग जान ही गएंगे क्या होते हैं। हेटेरोजेनिक डिजीज जो डॉक्टर के जरिए या डॉक्टर जो ड्रग प्रिस्क्राइब करता है उसके जरिए आपको जो डिजीज हो जाती हैं उन्हें हेटेरोजेनिक डिजीज बोलते हैं। और तो उसके कॉजेज क्या रहेंगे, कारण क्या रहेंगे, किस कारण से आपको ये डिजीज होती है। पहली आपकी डिजीज क्या है, आपकी पहली डिजीज है डायबिटीज, मधुमेह, जिसको बोलते हैं शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, मतलब कि जब कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के परिणाम स्वरूप ये डायबिटीज जो होता है आपको प्रेरित हो जाता है या फिर से चालू हो जाता है। जैसे कि इलाज आपके चल रहा है
रेमोटाइड अर्थराइटिस जो रहता है, बोन डिसऑर्डर या जॉइंट डिसऑर्डर जो रहता है, उसका आपका इलाज चल रहा है, ठीक है। तो उसके समय आपको कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। तो उससे क्या होता है, जो डायबिटीज जो आपका डायबिटीज जो होता है स्टिमुलेट हो जाता है, फिर से शुगर जो होता है फिर से शुगर बढ़ने लगता है ये थेरेपी के समय पर, ठीक है। इसके बाद हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप बोलते हैं, इंड्यूस्ड बाय ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि जो मौखिक गर्भ निरोधक जो गोलियां ली जाती हैं उसके समय पर जो है हाइपरटेंशन जो होता है फिर से स्टिमुलेट हो जाता है, हाइपरटेंशन फिर से बढ़ जाता है, उसके सिम्टम दिखने लगते हैं। क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये कुछ हाईली जो होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हाइपरटेंशन के सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कि श्रवण हानि, मतलब कि सुनने में जो कुछ कमी आती है उसके बारे में क्यों आती है देख लीजिए। इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन कब लगता है, आप लोगों को पता होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में। लॉस ऑफ हियरिंग, तीसरी आपकी डिजीज है लॉस ऑफ हियरिंग। ये हेटेरोजेनिक डिजीज का एक डिजीज है या एग्जाम्पल है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्यों लॉस ऑफ हियरिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जब स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन जब लगता है जब आपके टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम रहते हैं, तब आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है इंजेक्शन लगता रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, आपको हियरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है कि सुनने में कमी आपको दिखाई देती है, उसका फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन थेरेपी के जरिए या स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के समय आपको ये कुछ सिम्टम दिखते हैं। उसके बाद ग्लूकोमा कब आपका स्टिमुलेट होता है, इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग आई ड्रॉप कंटेनिंग कार्टिकोस्टेरॉइड, मतलब कि जब हम आई ड्रॉप लेते हैं जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड होती है, उसके समय आपका ग्लूकोमा जो डिजीज रहती है वो भी आंख की एक डिजीज है, वो जो होती है स्टिमुलेट हो जाती है या उसके सिम्टम दिखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्किंसनिज्म जो कि भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे पार्किंसनिज्म, इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेलोपेरिडोल थेरेपी। हेलोपेरिडोल जो थेरेपी रहती है उसके वजह से ये जो ग्लूकोमा पार्किंसनिज्म है ये आपके सिम्टम दिखने लगते हैं, हेलोपेरिडोल जो थेरेपी है उसके समय परिणाम स्वरूप। उसके बाद आता है डिप्रेशन जो कि अवसाद जिसको बोलते हैं, ये कब आपको हो जाता है, इंड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजर्पिन थेरेपी की थेरेपी जब करते हैं उसके बाद आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज हैं और उसके काजेज क्या रहेंगे, ये हेटेरोजेनिक डिजीज हैं जिनके कुछ काजेज हैं जो कि हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद अगले पॉइंट देखते हैं, बाद का पॉइंट है 6 पॉइंट है आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ये सेफ्टी मार्जिन मतलब कि ये एक सुरक्षा के सापेक्षिक मार्जिन का एक इंडेक्स है, जिसमें क्या होता है आर रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज मतलब लीथल डोज एंड थेराप्यूटिक इफेक्टिव डोज एक्सप्रेस टर्म थेराप्यूटिक्स इंडेक्स जो जिसको बोलते हैं चिकित्सीय सूचांक। ये जो लीथल डोज होता है और दूसरा लीथल डोज मतलब कि जो एक टॉक्सिक डोज, मतलब कि कह ले कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा डोज जो कि आपको डेंजर सिचुएशन में पहुंचा सकता है, ठीक है। और वो और थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज के रेशियो को हम थेराप्यूटिक इंडेक्स या चिकित्सीय सूचांक बोलते हैं। इसका हम फार्मूला भी दिया हुआ है, थेराप्यूटिक इंडेक्स LD 50 मतलब कि लीथल डोज 50 और इफेक्टिव डोज 50। इससे हम जो है थेराप्यूटिक इंडेक्स निकाल सकते हैं किसी भी ड्रग का, ठीक है। 7th पॉइंट आपका है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब कि जैविक अर्ध आयु। ये जो है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ हम फार्माकोथेरेपिटिक्स के सिलेबस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है किसी ड्रग की, अगर हम हाफ लाइफ बोलते हैं या आयु काल अर्ध आयु काल बोलते हैं, तो वो एक हावर्स या टाइम में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर है। तो वो कैसे काम करती है या कितनी उसकी कंसंट्रेशन रहती है, ये चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ हावर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड, मतलब कि जो कंसंट्रेशन है किसी ड्रग को जिसे हम लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो वो कितने समय में डिक्रीज या कितने समय में अपना एक्शन शुरू करती है, ये उसका अर्ध आयु काल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी कुछ लिखा हुआ है, एक दवा की अर्ध आयु को घंटों के रूप में या समय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि रक्त प्लाज्मा या सीरम में दवा की सांद्रता को एक आधे घंटे तक कम करने की आवश्यकता होती है जब संतुलन हो जाता है, ठीक है। चूंकि अर्धायुकाल से जो है दवा देने की या फ्रिक्वेंसी या बार बार जिसे हम देते हैं वो भी गणना कर सकते हैं, ठीक, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में। उसके बाद आता है 8 पॉइंट आपका है जीन बेस्ड थेरेपी। तो 9th पॉइंट आपका है फार्माको एपिडेमियोलॉजी, जिसको फार्माको एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहती हैं या कह लें कि महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्वास्थ्य
या फिर आपके ड्रग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहती हैं जो कि एक बार में ही आपको मिल जाए, तो आपके जो लागत है, जैसे किसी ड्रग में लागत लग रही कितनी ज़्यादा लग रही है, वो अगर आपको एक बार में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ऐसे जो है कुछ कम लागत लगेगी, ये सभी चीज़ें जो जानकारी है पूरी, ये फार्माकोएपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत ही मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड कॉस्ट ऑफ ड्रग डिवाइस एंड बायोलॉजिक्स, particularly once they have been accepted to use clinically in given population, is provided under the branch of pharmacoepidemiology। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत ही हम जितने भी हेल्थ एंड कॉस्ट ऑफ ड्रग या डिवाइस जो भी यूज हो रहे हैं ड्रग थेरेपी के अंतर्गत, वो चीजें फार्माकोएपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत उसकी जो कास्ट जितनी लग रही वो हमें पता हो जाती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। इसमें जो होती बड़ी आबादी में दवाओं के अंतिम परिणाम का जो उपयोग है वो शामिल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोएपिडेमियोलॉजी आर अप्लाई टू द पीरियड ऑफ द ड्रग इंटर टू मार्केट ऑफ पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस, मतलब कि PMDS। मतलब कि जो ये फार्माकोएपिडेमियोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस के मार्केट में। जो जब कोई दवा पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस के लिए बाजार में प्रवेश करती है, उस सिद्धांत पर ये फार्माकोएपिडेमियोलॉजी काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है 10th पॉइंट आपका है फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में जानते हैं क्या है इसमें। द फार्माकोजेनेटिक्स स्टडी रिकॉग्नाइज द जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड डिफरेंस इन ड्रग रिस्पॉन्स अमंग्स इंडिविजुअल। मतलब कि फार्माकोजेनेटिक्स स्टडी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है जेनेटिक वेरिएशन को। मतलब कि एक जनरेशन में कुछ पहले के आदिमानव क्या थे वो और टाइप से चलते थे, उसके बाद सीधे होकर चलने लगे। तो ये सभी फार्माकोजेनेटिक्स के अंतर्गत जानेंगे कि कैसे क्या वेरिएशन आया है और किस ड्रग के प्रति, जैसे इस जनरेशन में हमने ये दवा पर काम किया है, ठीक है, अगले चलकर उस दवा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग का इफेक्ट है वो भी रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो इसमें यही चीज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोजेनेटिक्स में। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेटेशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब दवाओं का सही और उचित उपयोग सुनिश्चित करना, पहला ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा है टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, मतलब कि जो एडवर्स जो ड्रग रिएक्शन रहते हैं या टॉक्सिसिटी रहती है किसी ड्रग की, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग एट द ऑप्टिमम कॉस्ट, मतलब कि जिसे कोई ड्रग ले रहे हैं जितनी कॉस्ट में हम ले रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा या ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दवा लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लायंस, मतलब कि रोगी के अनुपालन या सुनिश्चित करने के लिए कि रोगी जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है हम ये ऐसी थेरेपी कर रहे हैं उससे वो बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट हो जाएगा, कि उसकी जो बीमारी पूरी तरह से सही हो जाएगी। ठीक है, टू यूज ऑफ एडवांस इन नॉलेज इन मेड बाई रिसर्च एंड साइंटिस्ट, मतलब कि शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए ज्ञान की प्रगति का उपयोग करना, मतलब कि जैसे कि कोई नया रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट या कोई नई खोज इन्वेंशन किए हैं तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस थेरेपी का यूज करके डिजीज को क्योर करना, ये सभी चीजें फार्माकोथेरेपिटिक्स के अंतर्गत आती हैं। इस तरह आज के लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोथेरेपिटिक्स का इंट्रोडक्शन, स्कोप और ऑब्जेक्टिव जान लिए हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके पेपर में आता है फार्माकोथेरेपिटिक्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोथेरेपिटिक्स, तो उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, और स्कोप लिख सकते हैं, फार्माकोथेरेपिटिक्स की डिफिनीशन लिख सकते हैं जैसे कि हमने बताया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि RUM रेटिनल यूज ऑफ मेडिसिन जो या ड्रग बोल लें, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट करिए, अगर कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।